पृथ्वी पर एक ऐसा द्वीप भी है जहां समय ने स्वयं को मौन कर लिया है, जहां अंधकार, विनाश और भूगर्भीय उथल पुथल के बीच जीवन ने अपना अलग मार्ग चुना, जहां प्रकृति ने बिना किसी दर्शक के करोड़ों वर्षों तक एक गुप्त प्रयोग किया। यह स्थान है सोकोट्रा द्वीप। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में अरब सागर के भीतर स्थित सोकोट्रा वर्तमान में यमन का भाग है, किंतु इसकी भूगर्भीय कथा अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ी हुई है। लगभग 20 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व जब अरब प्लेट और अफ्रीकी प्लेट के मध्य तीव्र टेक्टोनिक हलचल हुई, तब अदन की खाड़ी का निर्माण आरंभ हुआ। उसी कालखंड में सोकोट्रा माइक्रोप्लेट मुख्य अफ्रीकी भूभाग से अलग होकर पूर्वोत्तर दिशा में खिसक गई। ये मात्र भौगोलिक दूरी का परिवर्तन नहीं था, ये विकासवादी पृथक्करण की वह घड़ी थी जिसने यहाँ जीवन को स्वतंत्र दिशा प्रदान की। द्वीप की आधारशिला प्रीकैम्ब्रियन काल की ग्रेनाइट और रूपांतरित शैलों से निर्मित है, जिन पर चूना पत्थर की परतें विद्यमान हैं। आंतरिक क्षेत्र में हजर पर्वतमाला स्थलाकृति की विविधता उत्पन्न करती है। ऊंचाई, चट्टानी पठार और गहरी दरारें मिलकर सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। यही विविधता अलग अलग जैविक समुदायों को विशिष्ट आवास प्रदान करती है। लाखों वर्षों का अलगाव यहाँ के जीवों और वनस्पतियों के लिए एक मौन प्रयोगशाला सिद्ध हुआ, जहाँ उन्होंने सीमित संसाधनों में अनुकूलन की नई परिभाषाएं गढ़ी। सोकोट्रा की जलवायु अर्ध शुष्क से शुष्क है, परंतु मानसूनी पवनें इसकी पारिस्थितिकी की धुरी हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून तीव्र हवाएं लाता है, जिनकी गति कई बार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक दर्ज की गई है। इस काल में समुद्र उग्र हो उठता है और द्वीप बाहरी संसार से लगभग कट जाता है। शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून अपेक्षाकृत शांत होता है और सीमित वर्षा प्रदान करता है। वर्षा असमान रूप से वितरित होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरा और नमी अधिक, जबकि तटीय मैदान प्रायः शुष्क रहते हैं। पर्वतीय ढलानों पर बनने वाली ओस और बादल संघनन वनस्पतियों के लिए जीवन रेखा का कार्य करते हैं। वर्षा के अभाव में यही अदृश्य नमी इस पारिस्थितिक तंत्र को लुप्त होने से बचाती है। दीर्घकालिक भौगोलिक पृथक्करण और कठोर जलवायु ने सोकोट्रा को उच्च स्थानिकता का केंद्र बना दिया है। यहाँ की लगभग 37% स्थलीय वनस्पतियां स्थानिक हैं। सरीसृपों में यह आंकड़ा 90% से अधिक है, जबकि स्थलचरी घोंघों में लगभग 95% प्रजातियां केवल इसी द्वीप तक सीमित हैं। पक्षियों में स्थानिकता अपेक्षाकृत कम, लगभग 10% है, क्योंकि वे लंबी दूरी तक प्रवास कर सकते हैं। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि जिन जीवों की गतिशीलता सीमित होती है, वे अलगाव के प्रभाव से अधिक विशिष्ट विकासवादी मार्ग अपनाते हैं। सोकोट्रा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अलगाव, समय और प्राकृतिक चयन मिलकर किस प्रकार एक ऐसा संसार रच सकते हैं जो पृथ्वी पर होते हुए भी किसी अन्य लोक जैसा प्रतीत हो। यहाँ की प्रत्येक चट्टान, प्रत्येक जीव और प्रत्येक वृक्ष उस मौन इतिहास का साक्षी है जहाँ अस्तित्व ने संघर्ष, पीड़ा और अनुकूलन के बीच स्वयं को बचाए रखा। सोकोट्रा की पहचान यदि किसी एक जीव से की जाए तो वह है ड्रैगन ब्लड ट्री, ड्रकेना चिनाबारी। यह वृक्ष अपने छत्राकार विस्तार के कारण तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। इसकी शाखाएं ऊपर उठकर सम्मित रूप से फैलती हैं, मानो तपते आकाश के विरुद्ध एक जीवित छाया छत्र खड़ा हो। यह आकृति केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि कठोर जलवायु के विरुद्ध विकसित एक सूक्ष्म रणनीति है। घनी शाखाएं तीव्र सूर्य किरणों को रोकती हैं और नीचे की मिट्टी में नमी को संरक्षित रखने में सहायक होती है। इसकी पत्तियां कठोर और मोमी है, जो जल वाष्पीकरण को सीमित करती हैं। इस वृक्ष से स्रावित लाल रेजिन, जिसे ड्रैगन का रक्त कहा जाता है, रासायनिक दृष्टि से फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक यौगिकों से युक्त होता है। ये रेजिन घावों को भरने और रोगाणुओं से रक्षा करने में सहायक है। ऊंचाई वाले शुष्क क्षेत्रों में यह वृक्ष सूक्ष्म आवास निर्मित करता है, जहां इसकी छाया में अन्य पौधों का अंकुरण संभव हो पाता है। किंतु आज चराई दबाव और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके प्राकृतिक पुनर्जनन में कमी देखी जा रही है। यदि नवांकुर सुरक्षित न रह पाए तो भविष्य में इसका अस्तित्व संकटग्रस्त हो सकता है, और यह एक ऐसी विडंबना होगी जहाँ करोड़ों वर्षों का अनुकूलन मानव हस्तक्षेप के आगे विवश हो जाए। सोकोट्रा की दूसरी विशिष्ट वनस्पति है डेजर्ट रोज, एडेनियम ओबिसम सोकोट्रानम। इसका मोटा तना, जिसे काउडेक्स कहा जाता है, जल संग्रहण के लिए अनुकूलित है। यही संरचना इसे दीर्घ शुष्क काल में जीवित रखती है। इसकी पत्तियां सीमित समय के लिए निकलती हैं और सूखे मौसम में झड़ जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन घटता है। गुलाबी से गहरे लाल पुष्प परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं, जबकि इसकी जड़ें चट्टानी दरारों में गहराई तक प्रवेश कर अल्प नमी का भी उपयोग करती हैं। इसकी आकृति असामान्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यह संसाधन सीमित वातावरण में जीवित रहने की एक सुविचारित जैविक रणनीति है। पक्षी समुदाय में सोकोट्रा स्टारलिंग, ऑर्निथोगनाथस फ्राटर विशेष उल्लेखनीय है। इसका चमकदार काला शरीर और विशिष्ट स्वर इसे अलग पहचान देते हैं। यह मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करता है और फल, कीट तथा छोटे अकशेरुकी जीवों का सेवन करता है। सीमित भौगोलिक विस्तार के कारण इसका आनुवंशिक प्रवाह न्यूनतम है, जिससे इसकी विशिष्टता संरक्षित रही है। इसी प्रकार सोकोट्रन स्कॉप्स ऑल
ओटिस सोकोट्रानस को लंबे समय तक एक उप प्रजाति माना जाता रहा, किंतु ध्वनिक विश्लेषण और आनुवंशिक अध्ययनों ने इसे स्वतंत्र प्रजाति के रूप में स्थापित किया। यह तथ्य दर्शाता है कि आधुनिक आणविक जीव विज्ञान ने उन जीवों की पहचान को स्पष्ट किया है जो लंबे समय तक मौन में अपनी अलग विकासवादी यात्रा तय करते रहे। समुद्री पारिस्थितिकी भी कम जटिल नहीं है। सोकोट्रा के चारों ओर प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव वन और समुद्री घास के मैदान विस्तृत हैं। अदन की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर स्थित होने के कारण यहाँ पोषक तत्वों का अपवेलिंग होता है जो समुद्री जैव विविधता को समृद्ध करता है। व्हेल, शार्क और अनेक प्रवासी मछलियां इस क्षेत्र से गुजरती हैं। यह उत्पादकता स्थानीय समुदायों के लिए जीवन का आधार है, परंतु यदि समुद्री तापमान में वृद्धि और अत्यधिक दोहन जारी रहा तो यह संतुलन भी विनाश की ओर अग्रसर हो सकता है और तब शेष रह जाएगा केवल पछतावा और खेद। सोकोट्रा की संपूर्ण संरचना और इसकी जैव विविधता यह स्पष्ट संकेत देती है कि भौगोलिक अलगाव और दीर्घकालिक अनुकूलन ने मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र निर्मित किया है जो पृथ्वी के अन्य भागों से स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाई देता है। इसकी प्रत्येक विशेषता प्राकृतिक, भूवैज्ञानिक और विकासवादी प्रक्रियाओं का परिणाम है। यहाँ किसी अलौकिक या काल्पनिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। द्वीप के विकासवादी इतिहास को समझने के लिए इसके सरीसृप समुदाय पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि स्थानिकता का स्तर इसी समूह में सर्वाधिक है। अधिकांश सरीसृप प्रजातियां प्राकृतिक रूप से दुनिया के अन्य भागों में नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण उनकी सीमित गतिशीलता है। समुद्र उनके लिए एक प्रभावी अवरोध सिद्ध हुआ, जिसके कारण वे लाखों वर्षों तक अलग थलग रहे और स्वतंत्र आनुवंशिक रेखाएं विकसित करते रहे। सोकोट्रा गिरगिट चमाइलियो मोनाकोस इसका प्रमुख उदाहरण है। यह आकार, रंग परिवर्तन क्षमता और व्यवहार में अन्य अफ्रीकी तथा अरब गिरगिटों से भिन्न है। इसकी त्वचा में उपस्थित क्रोमैटोफोर कोशिकाएं प्रकाश, तापमान और भावात्मक उत्तेजना के अनुसार रंग परिवर्तन करने में सक्षम होती हैं। ये परिवर्तन केवल छलावरण तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक संकेतों और ताप नियमन में भी सहायक है। शुष्क वातावरण में तापमान का उतार चढ़ाव तीव्र होता है, इसलिए शरीर का ताप नियंत्रित करना जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह मुख्यतः कीटभक्षी है और इसकी लंबी चिपचिपी जीभ शिकार पकड़ने के लिए अत्यधिक अनुकूलित है। सीमित वनस्पति आवरण के कारण इसका क्षेत्रीय व्यवहार स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। द्वीप पर गेक्को की अनेक स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो प्रायः चट्टानी आवासों में रहती हैं। इनमें से कई रात्रिचर हैं। इनके पैरों के नीचे विशेष लैमेलाएं होती हैं जिनमें सूक्ष्म सेटाए संरचनाएं विद्यमान रहती हैं। ये संरचनाएं वान डर वाल्स बलों के माध्यम से सतहों से सूक्ष्म स्तर पर संपर्क स्थापित कर पकड़ सुनिश्चित करती हैं। यह अनुकूलन ऊबड़ खाबड़ और खड़ी चट्टानों पर चलने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी प्रकार कुछ स्किंक प्रजातियां ढीली मिट्टी और पर्ण आवरण के नीचे निवास करती हैं। ये व्यवहार उन्हें अत्यधिक ताप, निर्जलीकरण और संभावित शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। सीमित संसाधनों वाले इस द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक सूक्ष्म अनुकूलन जीवित रहने की रणनीति का अभिन्न अंग है। पक्षी समुदाय में सोकोट्रा कॉर्मोरेंट फैलाक्रोकोरैक्स निग्रोगुलारिस विशेष उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पूर्णतः स्थानिक प्रजाति नहीं है, फिर भी इसका प्रमुख प्रजनन क्षेत्र अरब सागर और आसपास के द्वीपों में स्थित है, जिनमें सोकोट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समुद्री पक्षी बड़े उपनिवेशों में प्रजनन करता है और मुख्यतः मछलियों पर निर्भर रहता है। इसकी जनसंख्या समुद्री पारिस्थितिकी की स्थिरता से गहराई से जुड़ी है, विशेषकर मछली भंडार की उपलब्धता से। अत्यधिक मत्स्य आवासीय व्यवधान और समुद्री प्रदूषण इसके लिए दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत सोकोट्रा स्टार्लिंग, ओनिचोगनाथस फ्राटर और सोकोट्रन स्कॉप्स ऑल, ओटिस सोकोट्रानस पूर्णतः स्थानिक हैं। ये दोनों प्रजातियां द्वीप की पारिस्थितिकी में विशिष्ट भूमिकाएं निभाती हैं। उल्लू रात्रिचर कीटों की संख्या नियंत्रित कर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है, जबकि स्टार्लिंग फलों का उपभोग कर बीज फैलाव में योगदान देता है। इस प्रकार पक्षी समुदाय केवल जैव विविधता का संकेतक नहीं बल्कि पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का सक्रिय घटक भी है। कीट विविधता का वैज्ञानिक अध्ययन अभी अपेक्षाकृत सीमित है, किंतु उपलब्ध शोध संकेत देते हैं कि कई बीटल, तितली और पतंगा प्रजातियां भी स्थानिक हैं। ये कीट समुदाय परागण, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन और पोषक तत्वों के चक्रण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। शुष्क वातावरण में अपघटन की दर सामान्यतः धीमी होती है, इसलिए विशिष्ट कीट समूह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में विशेष महत्व रखते हैं। समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से सोकोट्रा अदन की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर स्थित है, जहां पोषक तत्वों का अपवेलिंग समुद्री उत्पादकता को बढ़ाता है। यहाँ की प्रवाल भित्तियां 250 से अधिक प्रवाल प्रजातियों का समर्थन
करती हैं और 700 से अधिक मछली प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें कई वाणिज्यिक महत्व की हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री कछुए, विशेषकर ग्रीन टर्टल और हॉक्सबिल टर्टल अंडे देने के लिए आते हैं। ये दोनों प्रजातियां वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त मानी जाती हैं और सोकोट्रा उनके लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल प्रदान करता है। द्वीप की जैव विविधता में कुछ संभावित रूप से विषैले जीव भी पाए जाते हैं, जैसे स्टोन फिश या कुछ जेली फिश, किंतु वैज्ञानिक अवलोकन दर्शाते हैं कि ये जीव सामान्यतः आक्रामक नहीं होते। वे केवल आत्मरक्षा में विष का उपयोग करते हैं। स्थलीय सरीसृपों में कोई अत्यधिक विषैला सांप दर्ज नहीं है। ये तथ्य स्पष्ट करता है कि खतरनाक की अवधारणा प्रायः संदर्भ निर्भर होती है। प्राकृतिक चयन के अंतर्गत प्रत्येक प्रजाति अपने पारिस्थितिक स्थान के अनुरूप विकसित होती है और जोखिम का संतुलन उसी पारिस्थितिक तंत्र के भीतर परिभाषित होता है। सोकोट्रा की वनस्पतियों में स्थानिकता केवल विशिष्ट वृक्षों तक सीमित नहीं है। यहाँ बोसवेलिया वंश की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनसे लोबान रेजिन प्राप्त होता है। ये वृक्ष प्रायः चट्टानी ढलानों पर उगते हैं, जहां उनकी जड़ें संकीर्ण दरारों में गहराई तक प्रवेश कर सीमित नमी का उपयोग करती हैं। रेजिन का स्राव एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है जो कीट आक्रमण और रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार अनेक यूफोर्बिया प्रजातियां दूधिया लेटेक्स उत्पन्न करती हैं। यह रासायनिक रक्षा तंत्र शाकाहारी जीवों को रोकने में सहायक होता है। शुष्क और संसाधन सीमित वातावरण में जहाँ पुनरुत्पत्ति की दर धीमी हो सकती है, ऐसे रासायनिक अनुकूलन विशेष महत्व रखते हैं। सोकोट्रा को वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ये मान्यता इसकी असाधारण स्थानिक जैव विविधता और पारिस्थितिक विशिष्टता पर आधारित है। संरक्षण प्रयासों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, चराई नियंत्रण और आक्रामक प्रजातियों की निगरानी शामिल है। बाहरी प्रजातियां, विशेषकर अत्यधिक संख्या में चरने वाली बकरियां, प्राकृतिक वनस्पतियों पर दबाव डाल सकती हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री जैसे वृक्षों के नवांकुर चराई के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जिससे उनकी पुनर्जनन दर प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक और जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है। वर्षा पैटर्न में परिवर्तन तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि के संकेत दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2015 और 2018 में आए शक्तिशाली चक्रवातों ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र और स्थानीय बुनियादी ढांचे को क्षति पहुँचाई। पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरे और बादल संघनन की आवृत्ति में संभावित कमी वनस्पतियों के लिए जल उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। ये परिवर्तन उन प्रजातियों के लिए विशेष रूप से गंभीर हो सकता है जो अत्यंत संकीर्ण पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर अनुकूलित हैं। राजनीतिक अस्थिरता संरक्षण प्रयासों को जटिल बना सकती है। सीमित संसाधन, निगरानी की अपर्याप्त व्यवस्था और अवैध गतिविधियां पारिस्थितिक संतुलन पर दबाव डालती हैं। फिर भी स्थानीय समुदाय पारंपरिक ज्ञान और संसाधन प्रबंधन की अपनी स्थापित प्रथाओं के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इन प्रयासों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सोकोट्रा की परिदृश्यात्मक संरचना छत्राकार वृक्षों, चट्टानी पठारों और शुष्क पर्वतीय ढलानों के साथ बाहरी पर्यवेक्षकों को असामान्य प्रतीत हो सकती है, किंतु इसका प्रत्येक घटक भूगर्भीय अलगाव, जलवायु दबाव और प्राकृतिक चयन की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह द्वीप इस तथ्य का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है कि पृथ्वी पर अलग थलग पड़े पारिस्थितिक तंत्र समय के साथ किस प्रकार विशिष्ट और जटिल जैविक समुदायों में विकसित हो सकते हैं। अंततः सोकोट्रा किसी रहस्य या कल्पना का स्थल नहीं, बल्कि प्राकृतिक विकास की एक जीवित प्रयोगशाला है, जहां पृथ्वी के इतिहास, जलवायु और जीवन ने मिलकर एक अद्वितीय पारिस्थितिक संसार का निर्माण किया है। सोकोट्रा के पारिस्थितिक संतुलन को समझने के लिए केवल प्रजातियों की सूची पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है उन अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण जिनके माध्यम से यह तंत्र स्वयं को बनाए रखता है। ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों की वनस्पतियां जल की अत्यधिक कमी के अनुकूल विकसित हुई हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री ड्रकेना चिनाबारी के छत्राकार ढांचे के नीचे निर्मित सूक्ष्म वातावरण मिट्टी की नमी संरक्षित रखने में सहायक होता है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इसकी छाया में तापमान अपेक्षाकृत कम और आर्द्रता अधिक रहती है, जिससे अन्य पौधों के अंकुरण की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार यह वृक्ष केवल एक प्रजाति नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक प्रजाति की भूमिका निभाता है, जो स्थानीय समुदाय की स्थिरता और संरचना को प्रभावित करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ओस और बादल संघनन की प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब मानसूनी पवनें हजर पर्वतों से टकराती हैं, तो ऊर्ध्वाधर उठान के कारण वायु ठंडी होती है और जल वाष्प संघनित होकर कोहरे या हल्की वर्षा में परिवर्तित हो जाता है। ये नमी प्रत्यक्ष वर्षा की तुलना में कम दिखाई दे सकती है, परंतु दीर्घकालिक पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। कुछ स्थानिक पौधों की पत्तियों पर सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जो वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करने में सहायक होती हैं। सीमित वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह अनुकूलन जीवित रहने की महत्वपूर्ण रणनीति सिद्ध होता है।
स्थानीय स्तनधारी जीवों की संख्या स्वाभाविक रूप से सीमित रही है। बड़े स्थलीय स्तनधारी यहाँ प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं हुए, क्योंकि समुद्री अवरोध उनके प्रवास में बाधा था। वर्तमान में पाए जाने वाले अधिकांश बड़े स्तनधारी जैसे बकरियां और मवेशी मानव द्वारा लाए गए हैं। इन बाहरी प्रजातियों का पारिस्थितिक प्रभाव गहरा हो सकता है। अत्यधिक चराई के कारण कई स्थानिक पौधों के नवांकुर विकसित नहीं हो पाते, विशेषकर खुले क्षेत्रों में उगने वाली प्रजातियां। दीर्घकालिक चराई मिट्टी के कटाव को बढ़ा सकती है, जिससे जल धारण क्षमता घटती है और समग्र पारिस्थितिक स्थिरता प्रभावित होती है। सोकोट्रा के स्थलचरी घोंघे विकासवादी अलगाव का एक सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनकी अधिकांश प्रजातियां अत्यंत सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिससे उच्च स्थानिकता परिलक्षित होती है। इनके खोल की आकृति, मोटाई और रंग स्थानीय सूक्ष्म आवासों जैसे चट्टानी दरारों, पर्ण आवरण या खनम छायादार स्थलों के अनुरूप अनुकूलित हैं। ये जीव अपघटक के रूप में पारिस्थितिक चक्र में भूमिका निभाते हैं, मृत जैविक पदार्थ को विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में लौटाते हैं। दीर्घकालिक आनुवंशिक पृथक्करण ने सूक्ष्म स्तर पर भी विविधता को जन्म दिया है, जो द्वीपीय विकास की विशिष्टता को रेखांकित करता है। समुद्री पारिस्थितिकी में प्रवाल भित्तियां केवल जैव विविधता का केंद्र नहीं, बल्कि तटीय संरक्षण की प्राकृतिक संरचनाएं भी हैं। प्रवाल पॉलिप कैल्शियम कार्बोनेट ढांचे निर्मित करते हैं, जो तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर तटों को क्षरण से बचाते हैं। अदन की खाड़ी क्षेत्र में मौसमी अपवेलिंग पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती है, जिससे प्लवक उत्पादन में वृद्धि होती है। यही प्लवक समुद्री खाद्य जाल की आधारशिला है। तथापि समुद्री सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि प्रवाल विरंजन का जोखिम उत्पन्न करती है। यदि तापमान सामान्य सीमा से ऊपर बना रहता है तो प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल जूल्स एंड थैलीबोस को खो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका रंग फीका पड़ता है और ऊर्जा उत्पादन घटता है। यह प्रक्रिया दीर्घकाल में प्रवाल भित्तियों की संरचनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। सोकोट्रा की जैव विविधता और इसकी असामान्य प्रतीत होने वाली दृश्य संरचना को पूर्णतः विकासवादी प्रक्रियाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जब कोई पारिस्थितिक तंत्र लाखों वर्षों तक पृथक रहता है तो वहाँ की प्रजातियां अपने परिवेश के अनुरूप विशिष्ट रूपात्मक और शारीरिक विशेषताएं विकसित करती हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री की छत्राकार संरचना, डेजर्ट रोज का जल संग्रहणीय तना और गिरगिट की रंग परिवर्तन क्षमता जल संरक्षण, ताप नियमन और शिकार परिहार जैसे जैविक दबावों के परिणाम हैं। पृथक द्वीपों जैसे गैलापागोस और मेडागास्कर में भी इसी प्रकार के विकासवादी पैटर्न देखे गए हैं, जहां भौगोलिक अलगाव ने विशिष्ट जैविक रूपों को जन्म दिया। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपलब्ध मॉडल संकेत करते हैं कि अरब सागर क्षेत्र में चक्रवातों की तीव्रता और पैटर्न में परिवर्तन संभव है। हाल के दशकों में दर्ज कुछ शक्तिशाली चक्रवातों ने सोकोट्रा की वनस्पति और तटीय संरचनाओं को क्षति पहुंचाई है। अत्यधिक वर्षा और तीव्र हवाएं उथली जड़ों वाले पौधों को प्रभावित कर सकती है, जबकि खारे जल की घुसपैठ तटीय कृषि और मैंग्रोव तंत्र पर दबाव डाल सकती है। दीर्घकालिक रूप से पर्वतीय कोहरे की आवृत्ति में परिवर्तन उन प्रजातियों के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है जो वायुमंडलीय नमी पर निर्भर हैं। आक्रामक प्रजातियां एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। जब बाहरी पौधे स्थानीय परिस्थितियों में तेजी से फैलते हैं तो वे स्थानिक प्रजातियों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा केवल वृद्धि की दौड़ नहीं होती, कई बार यह स्थानीय वनस्पतियों के लुप्त होने की दिशा में पहला कदम बन जाती है। यही विडंबना है। जो प्रजातियां लाखों वर्षों में विकसित हुई, वे कुछ दशकों में ही दबाव में आ सकती हैं। इसी प्रकार बाहरी कीट या परजीवी नए रोगजनक लेकर आ सकते हैं। स्थानीय जीवों में उनके विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरोध का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप छोटी सी जैविक असंतुलन की घटना भी व्यापक पीड़ा और विनाश का कारण बन सकती है। द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रजातियां सीमित प्रतिस्पर्धा और शिकारी दबाव के वातावरण में विकसित हुई हैं। अचानक बदलती परिस्थितियां उन्हें विवश कर सकती हैं। संरक्षण रणनीतियां इसलिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण पर आधारित हैं। संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी और निरंतर वैज्ञानिक निगरानी मिलकर जैव विविधता की रक्षा का प्रयास करती हैं। पारंपरिक पशुपालन और आधुनिक संरक्षण सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करना सरल नहीं है। कभी कभी इसमें मलाल और खेद की भावना भी जुड़ जाती है, जब किसी परंपरा और किसी पारिस्थितिक आवश्यकता के बीच चुनाव करना पड़ता है। परंतु दीर्घकालिक स्थिरता के लिए यह संतुलन अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर जैव विविधता सर्वेक्षण और आनुवंशिक अध्ययन इस क्षेत्र की समझ को और गहरा कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान केवल ज्ञान नहीं देता, वह भविष्य की दिशा भी निर्धारित करता है, ताकि पछतावा बाद में न रह जाए। सोकोट्रा वास्तव में पृथ्वी की जैविक विविधता के अध्ययन में एक जीवित प्रयोगशाला के समान है। यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र यह दर्शाते हैं कि जीवन अलगाव, जलवायु दबाव और प्राकृतिक चयन के माध्यम से कितने विविध रूप धारण कर सकता है। इसकी असामान्य दृश्यता केवल सतही प्रभाव है। इसके पीछे भूगर्भीय
अद्वितीय समय की गहराई, आनुवंशिक परिवर्तन की जटिलता और पारिस्थितिक अनुकूलन की लंबी यात्रा छिपी है। यदि इस संतुलन को समझने में हम असफल रहे तो भविष्य में जो शेष रह जाएगा वह केवल मौन अंधकार और एक विलुप्त होते अस्तित्व का पछतावा होगा। पर यदि समझ और संरक्षण साथ चले तो यह द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और आशा का स्रोत बना रह सकता है। यदि आप हमारे साथ ऐसे और रोमांचक, नई खोजों और अनूठी यात्राओं में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हर वीडियो में इस अद्भुत दुनिया की नई कहानी देखिए। कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि हर सफर में छुपा है अनकहा रहस्य और जीवंत रोमांच।